मतलब इस देश में जो पूंजीपतियों के हित में काम करेगा, गरीब जनता से उसी का जयकारा लगवाया जाए। इटली के एक दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्शी को समझना होगा। मुसोलिनी एक इटली का तानाशाह था। वह राष्ट्रवाद का नारा लगा करके सत्ता तक पहुंचा और बाद में मिडिल क्लास अपना पैसा खर्च करके अखबार के रूप में पूंजीपतियों की विचारधारा खरीदता है। गांधी ने जब गरीबी हटाओ, बंधुआ मजदूरी खत्म करना, महिलाओं के लिए अधिकार, राजवाड़ों को समाप्त करना, जिस दिन राहुल गांधी के साथ इस देश का पूंजीपति वर्ग खड़ा हो जाएगा, उसी दिन उनकी छवि पप्पू से वर्ल्ड लीडर में बदल दी जाएगी। मीडिया आज देश में एलपीजी क्राइसिस है। लोग लाइन में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं। रुपया गिर रहा है। विदेश नीति सिर्फ न्यूज चैनलों तक ही सीमित है। चाहे वह अडानी के करप्शन का मामला हो, चाहे वह ट्रंप के दबाव में फैसला लेने की बात हो, या फिर चीन के द्वारा हमारी जमीन कब्जा करने की बात हो, सरकार कोई जवाब देना उचित नहीं समझती। और इससे अलग देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा सरकार से सवाल करने की बजाय उससे बचाने में लगा हुआ है। जो लोग पहले की सरकारों में बात बात पर इस्तीफा मांगते थे, आज वही लोग सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। 12 साल मोदी के सत्ता में रहने के बाद भी लोग विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की हर नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है और उसी से जवाब मांगा जा रहा है। शायद इस मामले में वर्तमान भारत एक अनोखा उदाहरण है। सरकार की हर नाकामी के लिए कोई ना कोई कारण खोज लिया जाता है और फिर उसी आधार पर सरकार का महिमा मंडन किया जाता है। और कुछ मामलों में सरकार की गलत नीतियों का दोष लोग खुद पर ले लेते हैं और खुद को उसका दोषी मानने लगते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि वर्तमान भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को समझने के लिए हमें इटली के एक दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्शी को समझना होगा, जिनका जन्म 1891 में इटली में हुआ। आगे चल करके ग्राम्शी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता बने। उस समय इटली में मुसोलिनी का शासन था। मुसोलिनी एक इटली का तानाशाह था। वह राष्ट्रवाद का नारा लगा करके सत्ता तक पहुंचा और बाद में संस्थाओं, मीडिया और धर्म पर कब्जा कर लिया। उसने मीडिया के माध्यम से ऐसा माहौल बनाया कि लोग उसकी पूजा करने लगे। मुसोलिनी की फांसीवादी सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। सारे नेता देश छोड़ करके भाग गए, लेकिन ग्राम्शी पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान उन्होंने कल्चरल हेजेमनी का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है सत्ता सिर्फ सेना, पुलिस, कानून या डंडों से नहीं चलती, बल्कि लोगों के सोच को कंट्रोल करके चलाई जाती है। यानी शासक वर्ग अपने वैल्यू, बिलीव, कल्चर और आइडियाज को इस प्रकार नॉर्मल बना देता है कि आम लोग बिना सवाल किए उसे सही मानते हैं और धीरे धीरे वही उनकी कॉमन सेंस बन जाती है। यानी शासक वर्ग अपने वैल्यू, बिलीफ, कल्चर और आइडियाज को इस प्रकार नॉर्मल बना देता है कि आम लोग बिना सवाल किए उसे सही मानने लगते हैं। अब यह कल्चरल हेजेमनी काम कैसे करता है? शिक्षा प्रणाली पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, धर्म पर कंट्रोल, इन सब के जरिए वही बातें नीचे तक पहुंचाई जाती हैं जो शासक वर्ग चाहता है। भारत के संदर्भ में जब हम इलीट क्लास या शासक वर्ग की बात करते हैं तो हमें इसे जाति से भी जोड़कर देखना पड़ेगा। जिसके पास पहले से विशेषाधिकार है वही इस संरचना को नियंत्रित करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपको कोई एक डंडा मारे तो आप उसे 10 डंडा मारेंगे, लेकिन अगर आपको कोई यह विश्वास दिला दे कि एक डंडा मारने से आपका भला होगा तो आप खुशी खुशी 10 डंडा खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यानी शासन डर से नहीं, सहमति से किया जाएगा। यही है कल्चरल हेजेमनी। इसके तहत गरीब जनता तक वही बातें पहुंचाई जाती हैं जो शासक वर्ग चाहता है, और जो बातें गरीबों के लिए फायदेमंद होती है उन्हें छिपा लिया जाता है। मीडिया के माध्यम से खास तरह का नैरेटिव फैलाया जाता है और गरीब जनता उसी के आधार पर अपना सोच विकसित करती है। यानी शासक वर्ग अपनी विचारधारा को गरीब और शोषित जनता पर थोप देती है और जनता उसी को सही मानने लगती है, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा, जो अखबार छापेगा,
जो धर्म के माध्यम से लोगों में फैलाया जाएगा, जनता उसी को सच मानेगी। अब गरीब जनता के पास न तो उच्च शिक्षा है, ना ही मीडिया पर नियंत्रण है और ना ही धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण है। वो बस एक फॉलोअर के रूप में है। आज भी आप देखेंगे कि भारत में गरीबों शोषितों के अधिकार छीने जा रहे हैं और उसी गरीब जनता से सरकार का महिमा मंडन करवाया जा रहा है। वर्तमान भारत में हो रही घटनाओं को आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। जब एलपीजी क्राइसिस बढ़ा और सरकार पर सवाल उठने लगे तो नैरेटिव बदल दिया गया। मीडिया के माध्यम से यह बात फैलाई गई कि यह संकट जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से है। अब जो जनता पहले सरकार से सवाल कर रही थी वो अब जमाखोरों को ढूंढने में लग गई। अपने आसपास के लोगों को लोग शक की निगाह से देखने लगे। मतलब सरकार के प्रति जो गुस्सा था उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे ही कल्चरल हेजेमनी काम करती है। इसके तहत तरह तरह के नैरेटिव फैलाए जाते हैं, जैसे देश दुनिया में भारत का डंका बजना, देश का मीडिया देश का मुद्दा छोड़ करके पाकिस्तान की गरीबी दिखाता है, धर्म के नाम पर विभाजन, या समाज के माध्यम से यह दिमाग में डाल दिया गया है कि जाति व्यवस्था सही है या असमानता स्वाभाविक है, नेचुरल है। आप सबने अक्सर देखा होगा कि चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो या गली चौक चौराहों पर लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जानकारियां उन तक कैसे पहुंचती हैं? जिनके पास ना उच्च शिक्षा है ना राजनीतिक अनुभव है, वो इतनी तैयार राय कैसे रखते हैं? असल में ये जानकारी शासक वर्ग के द्वारा फैलाई जाती है, जिन पर घंटों बहस होती है, बिना लॉजिक के, बिना तथ्य के, बिना किसी वास्तविक जनहित के। और गरीब जनता को यह लगता है कि यह ज्ञान उसने खुद अर्जित किया है, लेकिन वास्तव में यह ज्ञान उसे फीड किया हुआ होता है। ग्रैमसी ने तो पढ़े लिखे मिडिल क्लास को कल्चरल हेजेमनी का सबसे बड़ा हथियार बताया। कैसे मिडिल क्लास अपना पैसा खर्च करके अखबार के रूप में पूंजीपतियों की विचारधारा खरीदता है, जो उसे खुद के हित के खिलाफ सोचने पर मजबूर करता है। अखबार और मीडिया यह तय करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अब गरीब और शोषित जनता के पास उतनी ही शिक्षा होती है कि वह अपना रोजी रोटी कमा सके, लेकिन उसके पास इतना समय और इतना संसाधन नहीं होता है कि वह गहराई से राजनीति को समझ सके। इसीलिए वह उसी को सच मानता है जो उसे दिखाया जाता है। आज भी आप देखेंगे कि पूंजीपतियों के हित को राष्ट्र हित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और गरीब जनता उसी सिस्टम को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। और ग्राम्स्की ने यह भी बताया कि मीडिया भाषा का इस्तेमाल बहुत चालाकी से करता है। कुछ मुद्दों को बार बार उठाया जाता है और कुछ मुद्दों को पूरी तरह दबा दिया जाता है। इस संदर्भ में हम देखें तो मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दे दिया, जो किसी भी समाज में मिलने वाले आरक्षण की तुलना में ज़्यादा है। साथ ही संस्थाओं पर धीरे धीरे एक विशेष वर्ग के द्वारा कब्जा किया जाना, इस प्रकार के अपने निजी लाभ के लिए पूंजीपति, मीडिया और धर्म के माध्यम से गरीब जनता को मैनिपुलेट करके सरकार के साथ खड़ा किया गया। मतलब ऊपर वाले समाज को फायदा और वही ऊपर वाला समाज कल्चरल हेजेमनी के जरिए नीचे वाले को अपने साथ खड़ा किए हुए है। भारत के इतिहास में यह लगातार होते आया है। शासक वर्ग जहां खड़ा होता है, गरीब जनता को उसी दिशा में मोड़ दिया जाता है। चाहे वह मुगल काल में वैवाहिक संबंध हो या अंग्रेज के समय व्हाइट बर्डन थ्योरी के आधार पर, हर दौर में यही पैटर्न देखने को मिलता है। और जैसे ही कोई नेता गरीब जनता के लिए आवाज उठाता है, उनके लिए कुछ काम करता है, तो उसे अलोकप्रिय कर दिया जाता है। यहाँ तक कि गरीब जनता को मैनिपुलेट करके उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ, बंधुआ मजदूरी खत्म करना, महिलाओं के लिए अधिकार, राजवाड़ों को समाप्त करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे कदम उठाए, फिर उनकी छवि नकारात्मक बना दी गई। इसके बाद बीपी सिंह ने जब ओबीसी आरक्षण लागू किया तो उन्हें भी पूंजीपतियों के प्रभाव में चुनाव हारना पड़ा। मतलब बीपी सिंह ने जिनको अधिकार दिया उनको उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। इसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार सोशल वेलफेयर पर काम कर रही थी, तब भी उसे अलोकप्रिय बना दिया गया। कल्चरल हेजेमनी को भारत के समाज में इस तरह समझना पड़ेगा कि पिछड़े और दलित समाज का व्यक्ति
चाहे उसने पीएचडी ही क्यों ना किया हो, वो अगर समाज में जाकर किसी को समझाने की कोशिश करे तो काफी संभावना है कि लोग उसकी बातों को अहमियत नहीं देंगे। इसके उलट अगर समाज में कोई प्रिविलेज क्लास का व्यक्ति, अगर उसके पास कोई विशेष एकेडमिक डिग्री न हो, अगर वह कोई बात समझाए तो लोग उसकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे, उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेंगे, उनकी बातों को अपनी बात मान करके ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। भारतीय समाज में अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक रूप से लोग विचारधारा के आधार पर वोट देते हैं। कभी पूंजीपति या कभी प्रिविलेज क्लास के खिलाफ जाकर के भी किसी खास पार्टी के पक्ष में लोग वोट करते हैं, जैसे आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया। लेकिन अंततः उनकी सोच, उनकी निर्णय लेने की क्षमता और उनके नजरिए पर वही असर पड़ता है जो पूंजीपति या प्रिविलेज क्लास के द्वारा उनके दिमाग में डाला गया होता है। यानी भले ही वोटिंग पैटर्न अलग दिखे, लेकिन सोच और विचारधारा पर कंट्रोल वही करता है और लोग अनजाने में उन्हीं विचारधारा को बढ़ाते और फैलाते रहते हैं। इसी तरह कल्चरल हेजेमनी लोगों की सोच को सीमित कर देती है। इसके बदले जनता को इमोशनल रिटर्न मिलता है। देश बचाने की जिम्मेवारी जो शासक वर्ग के द्वारा गढ़ी गई होती है। अंत में एक बात का यकीन मानिए कि जिस दिन राहुल गांधी के साथ इस देश का पूंजीपति वर्ग खड़ा हो जाएगा, उसी दिन उनकी छवि पप्पू से वर्ल्ड लीडर में बदल दी जाएगी। मीडिया रातों रात नैरेटिव बदल देगा, उनकी नई छवि गढ़ देगा और गरीब जनता से उसी के समर्थन में जयकारा भी लगवा देगा। मतलब इस देश में जो पूंजीपतियों के हित में काम करेगा, गरीब जनता से उसी का जयकारा लगवाया जाएगा। आज बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी हम तार्किक विषयों पर बात कर सकें। जय हिंद।